हमारी कहानी किसी ने भी चोरी की तो सीधा कॉपीराइट आएगा उसके चैनल पर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में चोरी करके अपलोड करे, उसके चैनल पर सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा। करोड़ों की पार्टी में जब बूढ़ा बाप अपनी पत्नी की लाश गोद में लेकर पहुंचा तो रईस बेटे ने गालियां देकर धक्के मारे। तभी शहर के सबसे बड़े डॉन ने महफिल में खोला ऐसा रूह कपा देने वाला राज, जिसे सुनकर अरबपति बेटे के पैरों तले जमीन फट गई और वो पागलों की तरह जमीन पर अपना सर पिटकने लगा। आखिर क्या था वो सच? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहे। दिल्ली के सबसे फौश और महंगे इलाके बसंत विहार में स्थिर सिद्धार्थ का वो 70 करोड़ का बंगला किसी राजा के महल से कम नहीं था। घर के अंदर पैर रखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इटालियन मार्बल के फर्श इतने चमकदार थे कि उसमें इंसान अपना चेहरा देख ले। सर्दियों के मौसम में पूरे घर के फर्श को सेंट्रलाइज हीटर से गर्म रखा जाता था ताकि सिद्धार्थ, उसकी हाई प्रोफाइल पत्नी नताशा और उसके विदेशी नस्ल के कुत्तों को ज़रा भी ठंड ना लगे। सिद्धार्थ शहर की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक था। उसकी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी। रोल्स रॉयस से लेकर प्राइवेट जेट तक सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन उस चमकते हुए महल में के ठीक पीछे कार पार्किंग के बिल्कुल आखिरी कोने में बना पुराना जनरेटर रूम एक ऐसा नर्क था जहां इंसानियत रोज घुट घुट कर मरती थी। उस सीलर भरी बदबूदार और बर्फ जैसी ठंडी कोठरी में सिद्धार्थ के जन्मदाता 62 वर्षीय पिता आनंद और 60 वर्षीय माँ कौशल्या अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। आनंद और कौशल्या की हालत देखकर कोई भी इंसान कांप जाए। आनंद ने के दोनों हाथों की उंगलियां बुरी तरह से मुड़ी हुई और जली हुई थी। उनके फेफड़ों के से हर वक्त एक भयानक घरघराहट की आवाज़ें आती थी। कौशल्या का शरीर तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी जिसके कारण उनका पेट फूला रहता था और वो सीधा खड़ी भी नहीं हो पाती थी। सिद्धार्थ जब भी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरता तो पार्किंग में अपने माता पिता को देखकर मुंह फेर लेता। नताशा ने घर के नौकरों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि इन दोनों भिखारियों को घर के मुख्य हिस्से में कदम भी ना रखने दिया जाए। ये तुम्हारे माँ बाप मेरे घर का स्टैंडर्ड खराब करते हैं सिद्धार्थ। इनके शरीर में से दवाइयों और पसीनों की इतनी गंद बदबू आती है कि मुझे उबकाई आ जाती है। इन्हें इसी कोठरी में पड़े रहने दो, यही इनकी असली जगह है। नताशा अक्सर अपना डिज़ाइनर परफ्यूम छिड़कते हुए कहती थी और सिद्धार्थ अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, तुम सही कह रही हो डार्लिंग, इन लोगों ने मेरे लिए किया ही गया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी स्कॉलरशिप और अपनी मेहनत के दम पर हूँ। ये तो बस मेरे पैसों पर पलने वाले परजीवी हैं। लेकिन सिद्धार्थ उस खौफनाक और रूह कपा देने वाले सच से बिल्कुल अनजान था जो उस जनरेटर रूम की दीवारों में दफन था। एक ऐसा सच जिसे आनंद और कौशल्या ने अपने सीने में इसलिए दबा रखा था क्योंकि वो अपने बेटे की खुशियों को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जनवरी का महीना था। दिल्ली में ऐसी हार्ट कपा देने वाली सर्दी पड़ रही थी कि बाहर का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया था। बर्फीली हवाएं दस्तक की तरह शरीर को चीर रही थी। आज सिद्धार्थ के बंगले में शहर की सबसे बड़ी और सबसे आलीशान पार्टी होने वाली थी। सिद्धार्थ की कंपनी का आज एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ग्रुप के साथ मर्जर होने वाला था। घर को विदेशी फूलों और नीली रोशनियों से जत्र की तरह सजाया जा गया था। उधर उस जनरेटर रूम में कौशल्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके पास ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी कई जगह से फटी हुई सूती रजाई थी जो उस भयंकर ठंड में बिल्कुल बेअसर थी। कौशल्या का पूरा शरीर बर्फ़ की तरह नीला पड़ चुका था। वो ठंड और दर्द के मारे मछली की तरह तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। आनंद पागलों की तरह अपनी पत्नी के ठंडे हाथों को रगड़ रहे थे। कौशल्या, आंखें खुली रख मेरी जान, मैं अभी जाता हूँ। मैं सिद्धार्थ से कहकर तेरे लिए गर्म पानी और हीटर लेकर आता हूँ। तू हिम्मत मत हारना कौशल्या।
आनंद रोते हुए बोले। आनंद अपनी कमज़ोरी और कांपती टांगों से के सहारे उठे। वो उस कोठरी से बाहर निकले और लड़खड़ाते हुए बंगले के पीछे वाले दरवाजे से किचन की तरफ बढ़े। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई। शानदार पकवान बन रहे थे। तभी नताशा की नज़र उन पर पड़ गई। आनंद के मैले और बदबूदार कपड़ों को देखकर नताशा आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मैंने कहा था ना कि आज घर में बहुत बड़े वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। तुम यहाँ अपनी मनहूस शक्ल दिखाने क्यों आ गए? नताशा पूरी ताकत से चिल्लाई। नताशा की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ अपने महंगे सूट में वहाँ आ गया। सिद्धार्थ, बेटा तेरी माँ मर रही है। वो ठंड से नीली पड़ गई है। मुझे बस एक हीटर दे दे बेटा, और थोड़ा सा गर्म पानी दे दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे। वो जिंदा नहीं बचेगी सिद्धार्थ। आनंद रोते हुए अपने ही बेटे के चमचमाते जूतों के पास घुटनों के बल गिर गए। एक बाप अपनी पत्नी की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में इंसानियत की जगह केवल नफरत और घमंड भरा था। उसने अपने पिता को एक बेहद क्रूर नज़र से देखा और एक जोरदार धक्का देकर उन्हें पीछे गिरा दिया। तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है क्या? बाहर मेरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खड़े हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस भिखारियों वाले हुलिये में देख लिया तो मेरी करोड़ों की डील कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारा ये रोज़ का ड्रामा है। गार्ड्स, इन्हें घसीटकर वापस उसी जनरेटर रूम में फेंको और बाहर से बड़ा ताला लगा दो। मेरी पार्टी ख़त्म होने तक ये मनहूस आवाज़ें मुझे नहीं चाहिए। नौकरों ने बिना किसी रहम के आनंद को कॉलर से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बाहर उस बर्फीली हवा में ले गए। उन्होंने आनंद को उस कोठरी में धकेला और बाहर से लोहे का भारी कुंडा लगाकर ताला जड़ दिया। आनंद अंदर अपनी पत्नी के पास ज़मीन पर गिर पड़े। कौशल्या की सांसें अब गले में अटक रही थी। आनंद, कौशल्या ने अपनी ठंडी और कांपती उंगलियों से अपने पति का चेहरा छुआ। रोइए मत, हमारा सफ़र यहीं तक था। मेरे जाने के बाद सिद्धार्थ को कुछ मत कहना। वो हमारा बच्चा है, उसे खुश रहने देना। ये कहते ही कौशल्या की आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई। उनके शरीर का आखिरी हिस्सा भी बर्फ़ की तरह जम गया। उस हार्ट कपा देने वाली रात में जनरेटर रूम के उस खौफनाक सन्नाटे में एक माँ ने बिना किसी दवा, बिना किसी इलाज के अपने पति की बाहों में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। आनंद की आंखों से आंसुओं का आखिरी कतरा भी सूख गया। उनके भीतर का वो लाचार और बेबस पिता उसी पल अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए मर गया। अब उस कोठरी में जो इंसान जिंदा था वो एक ऐसा खतरनाक और खामोश ज्वालामुखी था जो फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। आनंद ने अपनी पत्नी के ठंडे माथे को चूमा और एक ऐसा फैसला लिया जिसने कुछ ही पलों में उस पूरे आलीशान महल की नींव को हिलाकर रख दिया। बंगले के मेन हॉल में पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। महंगी शैंपेन की बोतलें खुल रही थी, तेज संगीत बज रहा था और सिद्धार्थ एक विदेशी मेहमान के साथ हाथ में वाइन का गिलास लिए ठहाके लगा रहा था। तभी हॉल के पीछे वाले बड़े कांच के दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज़ हुई। क्रैश! पूरा का पूरा कांच का दरवाज़ा चकनाचूर होकर हॉल के महंगे कालीन पर बिखर गया। संगीत अचानक रुक गया। डीजे ने घबराकर मशीन बंद कर दी। वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गई और सब ने पलटकर उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखा। जो नज़ारा सामने था उसके शहर के बड़े बड़े रईसों, मंत्रियों और उद्योगपतियों के रोंगटे खड़े कर दिए। आनंद अपने फटे हुए, खून और कीचड़ से सने कपड़ों में खड़े थे। उनके हाथों से खून टपक रहा था क्योंकि उन्होंने अपने गंदे हाथों से वो भारी कांच का दरवाज़ा तोड़ा था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि उनकी कमज़ोर और कांपती हुई बाहों में उनकी पत्नी कौशल्या की नीली पड़ चुकी लाश थी। कौशल्या का सिर पीछे की तरफ लटक रहा था और उनकी खुली हुई पथराई आंखें छत की तरफ देख रही थी। हॉल में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। नताशा के हाथ से वाइन का गिलास छूटकर गिर गया। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से और खौफ से लाल हो गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ अपने पिता के पास आया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई मेरे वीआईपी मेहमानों के सामने इस मुर्दे को लेकर आने की? मेरा पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया तुमने। सिक्योरिटी, इस पागल बुड्ढे को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो और इस लाश को कहीं दूर फिकवाओ। सिद्धार्थ पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन आनंद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने लाश को बहुत ही सावधानी से उस महंगे मार्बल के फर्श पर लिटाया। आज मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता सिद्धार्थ। आज मैं यहाँ से तब जाऊँगा जब तेरा और तेरा हिसाब पूरा होगा। आनंद की आवाज़ में कोई काँप नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बर्फीला और खौफनाक प्रहार था जो सीधे लोगों की रूह को चीर रहा था। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस सिद्धार्थ? कौन है ये लोग? पार्टी के मुख्य अतिथि मिस्टर सिंघानिया ने अपनी भारी आवाज़ में पूछा। मिस्टर सिंघानिया देश के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बिजनेस टाइकून थे। उन्हीं के साथ आज सिद्धार्थ की कंपनी का मर्जर होने वाला था। सिद्धार्थ पसीने से भीग चुका था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, सर, ये हमारे घर के पुराने नौकर हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी इन्हें बाहर निकलवाता हूँ। मिस्टर सिंघानिया तेज कदमों से चलते हुए आनंद के पास आए। उन्होंने जैसे ही आनंद के उस झुर्रियों भरे जले हुए और थके हुए चेहरे को नज़दीक से देखा, सिंघानिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उस कठोर और खूंखार उद्योगपति के हाथ कांपने लगे। आनंद, आनंद भाई, आप यहाँ इस हालत में? मिस्टर सिंघानिया के मुंह से निकले इन शब्दों ने पूरे हॉल में एक भूचाल ला दिया। सिद्धार्थ की आंखें फटी रह गई। सर, आप इस नौकर को कैसे जानते हैं? सिंघानिया ने मुड़कर सिद्धार्थ को एक ऐसी खौफनाक और नफरत भरी नज़र से देखा कि सिद्धार्थ की रूह कांप गई। नौकर? तुमने इस इंसान को अपना नौकर कहा सिद्धार्थ? सिंघानिया की आवाज़ एक दहाड़ में बदल गई। शर्म से डूब मर। ये इंसान तेरा नौकर नहीं, तेरा जन्मदाता, तेरा सगा बाप है, और तूने अपने ही बाप को नौकर बना रखा है। पूरे हॉल में मौजूद मीडिया, वीआईपी और मेहमानों के बीच एक खलबली मच गई। कैमरे चमकने लगे। नताशा मारे शर्म और खौफ के पीछे छिपने लगी। सिद्धार्थ हकलाते हुए बोला, सर, आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? मैं तो अपनी स्कॉलरशिप से पढ़ा हूँ। इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। चुप कर जा नीच इंसान। सिंघानिया ने सिद्धार्थ के गाल पर एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा जड़ा कि सिद्धार्थ दूर जाकर ज़मीन पर गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। सिंघानिया ने वहां मौजूद पूरे मीडिया और सारे मेहमानों की तरफ मुड़कर बोलना शुरू किया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। आज मैं तुम सबको इस अरबपति और घमंडी सिद्धार्थ की उस नकली कामयाबी का वो खौफनाक और घिनौना सच बताऊंगा, जिसे सुनकर तुम सबकी रूह कांप जाएगी। आज से 25 साल पहले जब ये सिद्धार्थ मेहर 12 साल का था, इसे ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज की बीमारी हो गई थी। इसके इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए करोड़ों रुपयों की ज़रूरत थी। उस वक्त मैं एक बहुत ही खतरनाक और गैर कानूनी अंडरग्राउंड मेडिकल टेस्टिंग सिंडिकेट चलाता था, जहां विदेशी दवाइयों का इंसानों पर ट्रायल होता था। सिंघानिया बोलते बोलते काँप रहे थे। पूरा हॉल सांस रोके और खौफनाक सच सुन रहा था। आनंद भाई और कौशल्या जी मेरे पास आए थे। इन्होंने अपने इस इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए, इसके इलाज और इसकी आगे की महंगी पढ़ाई के लिए अपने आप को मेरे उस नर्क में बेच दिया था। पूरे 15 साल तक इस आनंद ने उस जहरीली केमिकल फैक्ट्री में काम किया है, जहां इसके फेफड़े हमेशा के लिए जल गए। इसके हाथों की उंगलियां उन एसिड्स की वजह से जल गई। और ये कौशल्या, सिंघानिया ने ज़मीन पर पड़ी कौशल्या की लाश की तरफ इशारा किया। इस महान माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी एक किडनी, अपने लीवर का आधा हिस्सा और अपना सारा खून बेच दिया था। इसने उन खतरनाक और जानलेवा दवाइयों का अपने शरीर पर ट्रायल करवाया, जिसकी वजह से इसका शरीर अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। सिद्धार्थ, तुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। तेरी वो करोड़ों की फीस
तेरा वो अमेरिका का खर्च, तेरी वो बीमारी का इलाज, वो सब इन दोनों ने अपना मांस नोच नोच कर, अपना खून बेच कर भरा था। और मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें रोज़ उस दर्द से तड़पते हुए देखा था। यह सुनते ही हॉल में मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। कई महिलाओं के मुंह से चीख निकल गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ जो ज़मीन पर पड़ा था, उसके शरीर का सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो कांपते हुए अपने पिता की तरफ देख रहा था। आनंद ने बहुत ही शांत और बर्फीली आवाज़ में कहा, हाँ सिद्धार्थ, हमने कभी तुझे ये सब नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तू अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे इस एहसान तले दबा रहे। हम चाहते थे कि तू एक बड़ा इंसान बने, खुली हवा में सांस ले। हमें लगा था कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो वो हमारी उस कोठरी में एक दिन रोशनी ज़रूर लाएगा। लेकिन तू तो बड़ा होकर एक ऐसा राक्षस बन गया जिसे अपनी ही माँ के पसीने के बदबू आने लगे। आनंद अपनी मृत पत्नी के पास घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने कौशल्या का सिर अपनी गोद में रखा। आज जब मेरी कौशल्या ठंड से तड़प रही थी, वो तेरे दर पर आई थी बेटा। उसे सिर्फ एक कप गर्म पानी और हीटर की ज़रूरत थी, लेकिन तूने उसे धक्के मारकर मौत के मुंह में धकेल दिया। तूने अपनी माँ को नहीं मारा सिद्धार्थ, तूने अपने उस भगवान का कत्ल किया है जिसने अपने शरीर को टुकड़े काट कर तुझे ये शरीर जिंदगी दी थी। सिद्धार्थ के सीने में जैसे किसी ने एक साथ हजारों खंजर खोप दिए हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी पसलियां फटने को हो रही थी। उसका सारा घमंड, उसकी दौलत का नशा, उसका वो रुतबा, सब कुछ एक ही सेकंड में उसी मार्बल के फर्श पर राख बनकर बिखर गया था। वो घुटनों के बल घिसटता हुआ अपने पिता के पास आया। पिताजी, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था पिताजी। मैं जानवर बन गया था। माँ, माँ आंखें खोलो माँ। मुझे गालियाँ दो माँ। मुझे मारो, लेकिन उठ जाओ माँ। सिद्धार्थ पागलों की तरह अपनी माँ की लाश से लिपटकर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। वो अपना सिर उस कठोर फर्श पर इतनी ज़ोर से पटकने लगा कि उसके माथे से खून की धार बह निकली। नताशा भी खौफ से कांपते हुए आगे आई। मुझे मुझे नहीं पता था पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पीछे हट जा चुड़ैल। मिस्टर सिंघानिया पूरी ताकत से दहाड़े। तेरी उस बदबूदार परफ्यूम की कीमत इस माँ के पसीने की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। सिंघानिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सिद्धार्थ की पूरी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। सुन ले सिद्धार्थ, जिस कंपनी के घमंड में तू चूर था, आज मैं इस मर्जर की सारी डील्स फाड़ कर फेंकता हूँ। और यही नहीं, मैं अपने रुतबे और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मार्केट में तेरी कंपनी को इस कदर बर्बाद करूँगा कि तू सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। तेरे साथ साथ यहाँ मौजूद कोई भी इन्वेस्टर आज के बाद तुझ जैसे एहसान फरामोश को और कातिल इंसान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। सारे इन्वेस्टर और विदेशी मेहमानों ने सहमति में सिर हिलाया और नफरत से सिद्धार्थ को देखते हुए उस पार्टी से बाहर निकलने लगे। लेकिन सिद्धार्थ को अब अपनी कंपनी और अपने पैसों या अपने रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग पूरी तरह से संतुलन खो चुका था। वो अपनी माँ के उस ठंडे पड़े चेहरे को चूम रहा था। वो खून से सने अपने हाथों से अपने चेहरे को नोच रहा था। आनंद ने अपनी पत्नी की लाश को अपनी बाहों में उठाया। पिताजी, मुझे मत छोड़िए पिताजी, मैं आपके पैरों की धूल बनकर रहूँगा। माँ को मत ले जाइए। सिद्धार्थ पागलों की तरह आनंद के पैरों से लिपट गया। आनंद ने एक ज़ोरदार झटका देकर सिद्धार्थ को दूर कर दिया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तू आज से मेरे लिए मर चुका है सिद्धार्थ, और मैं तेरे लिए। जा, इस मखमली महल में अपनी इस दौलत के साथ सड़ सड़ कर मर। मेरी कौशल्या की वो आखिरी तड़पती हुई सांसें तुझे इस जन्म क्या 7 जन्म तक सोने नहीं देगी। आनंद उस टूटे हुए कांच के दरवाजे से बाहर उस बर्फीली रात में निकल गया। उनके नंगे पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनका चेहरा
बिल्कुल भावहीन था। पीछे उस 70 करोड़ की आलीशान महल में अब केवल पागलों की चीख गूंज रही थी। सिद्धार्थ पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो अपने महंगे सूट को फाड़ रहा था, अपने बालों को नोच रहा था और उस खून से सने मार्बल के फर्श पर लोट-लोट कर रो रहा था। नताशा डर के मारे घर छोड़कर भाग चुकी थी। महज एक रात के अंदर एक खौफनाक सच ने उस पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया था। सिद्धार्थ अब एक ऐसी जिंदा लाश बन चुका था जिसके पास रहने के लिए महल तो था, लेकिन उस महल के चप्पे-चप्पे में उसे उसकी माँ की वो तड़पती हुई लाश और पिता की वो सूनी आंखें दिखाई देती थी। कर्मों का खेल जब शुरू होता है तो इंसान का सारा घमंड और सारा पैसा धूल में मिल जाता है। माता-पिता की आह और उनके आंसुओं से खरीदी गई कोई भी कामयाबी कभी आबाद नहीं रहती। सिद्धार्थ की ज़िंदगी अब केवल एक ऐसे नर्क में तब्दील हो गई थी जहां उसे अपनी आखिरी सांस तक अपनी ही रूह के छटपटाने का दर्द सहना था। एक ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा दुनिया के किसी भी अस्पताल में नहीं था। इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी।